हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने n पदों के योगफल के बारे में सीखा था, और जो n पदों का योगफल होता है वो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और बेटा एक और फार्मूला होता है, ठीक है, Sn का n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब ये एल क्या है? देखो बेटा, एल अंतिम पद है। ठीक है, तो जब अंतिम पद आपको मालूम हो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो योगफल के लिए। और जब सार्वंतर पदों की संख्या, है ना, प्रथम पद वगैरह मालूम हो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हम लोग एक न्यू टॉपिक को सीखने वाले हैं आज, जिसका नाम है एक महत्वपूर्ण संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हेडिंग लगा लो, एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। क्या होता है ये रिलेशन, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मान लो कि आपको एक एपी दे रखी है और उस एपी के प्रथम चार पदों का योगफल पूछा जाए आपसे, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि सर, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, इन चारों को जोड़ दिया जाए। और मैं पूछूं कि बताओ प्रथम तीन पदों का योगफल क्या होगा? तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों पदों का योगफल कर लोगे। तो एक काम करो, S4 में से S3 को माइनस करो। ठीक है, S4 में से S3 को माइनस करो तो होगा क्या? A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ A4 बचेगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे A4 इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो A4 है उसको क्या बोलते हैं? तो A4 चौथा पद है। आई बात समझ में? A4 चौथा पद है, और ये निकाला कैसे जा रहा है? तो बेटा ये निकाला जा रहा है चार पदों के योगफल में से तीन पदों के योगफल को घटा करके। तो उस हिसाब से अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि 12वां पद कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर 12 पदों के योगफल में से 11 पदों का योगफल घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर 4 था तो यहाँ 3 है। तो अगर ये 12 है तो एक घटा के 11 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ 20वां पद क्या होगा, तो 20 पदों का योगफल माइनस 19 पदों का योगफल। ठीक है, ये होगा। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। आया बेटा? तो इसी का, है ना, उपयोग करके हम एक फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला ये है कि ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस n-1। n-1 क्यों? देखो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 19 है। 19 कैसे आ रहा है? 20 में से एक घटा करके। फिर देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11 कैसे आ रहा है? एक घटा करके। यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 कैसे आ रहा है? एक घटा करके। तो उस हिसाब से अगर यहाँ n है, n, तो यहाँ पे एक घटाओगे तो n-1 होगा कि नहीं होगा? तो बस उसी चीज को लिखी गई है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हम लोग सवाल अभी करने वाले हैं। नोट करो। चलिए, अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे
क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि एक एपी है, उसका 10वां पद ज्ञात करो, यानी A10 का मान पूछा जा रहा है, जबकि दिया क्या है, प्रथम 10 पदों का योग, यानी कि S10 का मान दे रखा है 235। प्रथम 9 पदों का योग यानी कि S9 का मान दे रखा है 220। तो कैसे आएगा 10वां पद? तो A10 बराबर क्या होता है बेटा? तो A10 बराबर S10, ठीक है, S10 माइनस S9। कैसे आया? तो ये फार्मूले से आया। कौन सा फार्मूला? याद करो, अभी को तो सिखाया था, AN बराबर SN माइनस 1। S10 की वैल्यू कितनी है? 235। S9 की वैल्यू कितनी है? 220। 235 में से 220 जाता है, कितना आता है? 15 आता है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब एक पोल में क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, ठीक है? सब लोग कोशिश करो। बेटा सब लोग कोशिश करो, ठीक है? सब लोग कोशिश करो बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सब बच्चे आंसर करो। लिखा है S10 माइनस S9।
बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। चलिए अब ध्यान दो। तो यार देखो बेटा, मैंने अभी को आपको सिखाया ना कि फार्मूला होता है ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहाँ देखो एन की जगह पे 10 लिखा है, तो यहाँ पे तुम लिख दो ना एन की जगह पे 10। तो 18 इजिकल्स टू हो जाएगा यस 10 माइनस एस 10 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ एस 10 माइनस एस 9 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो ए 10 आएगी। सी वाले को टिक करना था। तो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, तो लिखा है कि 25वां पद ज्ञात करो, यानी A25 पूछा है, जबकि 25 पदों का योगफल दे रखा है 1530। 24 पदों का योगफल दे रखा है 1500। ठीक है, तो बताइए आप कि 25वां पद क्या होगा? पोल मैंने ऑन कर दिया, सब लोग आंसर करो। दो बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चार बच्चों का सही है, वेरी नाइस। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, देखो यहाँ पर ना बहुत आसान था ये क्वेश्चन। कैसे कर सकते थे? 25वां पद पूछा है, तो 25वां पद मतलब ये हो गया कि 25 पदों के योगफल में से 24 पदों का योगफल घटा दो, यानी कि 1530 में से 1500 घटा दो। आता कितना है? 30। बी वाले को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। चलो हेडिंग लगाओ, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग। सब लोग हेडिंग लगाओ। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग। मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। देखो बेटा, मान लो प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं ना, जो कि मान लो 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6। तो ऐसे लिखते हुए एन पदों तक लिख दो। तो इन सभी एन पदों तक का योगफल अगर देखोगे ना, तो उसका फार्मूला होगा एस एन बराबर एन, ब्रैकेट में एन प्लस 1/2। ठीक है, एस एन बराबर एन एन प्लस 1/2। ये ठीक है, एस एन बराबर एन एन प्लस 1/2। आया बात समझ में? जहाँ पे एन क्या है? पदों की संख्या है। कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको चलो लगा करके देखते हैं। देखो लिखा है ना कि प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, यानी यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है कितनी? तो 1000। तो एस एन बराबर एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू 1000, 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
1000 को 2 से डिवाइड कर दो, 500 आता है। 1000 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1001, इसका मल्टीप्लाई 500 में होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रथम 1000 पदों का योगफल ये हो जाएगा। आया समझ में? देखो सिर्फ फार्मूला रखा, आंसर मिला, ठीक है। जो भी n का मान दे रखा है वो रखो और आंसर पाओ, सिंपल। चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखो। ओके, एक बच्चे का आंसर आया और उसका सही भी है ना। देखो यहाँ पे n का मान दे रखा है बेटा 40, ठीक है। तो फार्मूले में 40 रखो और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी करो बेटा। n का मान 40 है, ओके। चलो अब मैं पोल बंद करता हूँ, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो फार्मूला लगेगा यहाँ पर Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितनी, 40, 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। टी एंड 1 मिलकर कितना हो जाता है, 41। 40 को 2 से डिवाइड कर दो, 20 इंटू 41 कितना आता है, 820 है ना। तो बी वाले को टिक करना था। देखो सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ।
इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। यहाँ पे n का मान 200 है। यहाँ पर n का मान 200 है। सब बच्चे आंसर करो। n का मान 200 है। वही फार्मूला लगाओ बेटा, सेम फार्मूला SN वाला है ना, ये जो फार्मूला है ना, यही लगाओ, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। सब बच्चे ट्राई करो। जहां जहां n है वहां वहां 200 रख दो। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। n की जगह पे 200 रख दो। चलो अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पे n का वैल्यू 200 है, तो 200 ब्रैकेट में 200 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 200 इंटू 201 डिवाइड बाई 2। अभी देखो ये 200 2 से कैंसिल, यानी 100 हो जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लिकेशन 201 में, यानी कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, ये सी वाला पार्ट आ जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ। तो इस तरीके से आपका ये सी वाला आंसर होगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, वो पूरी तरीके से क्या हो रखा है अब, कंप्लीट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं आज से ही आपके लिए एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा देखो, एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज से हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। यह एकदम न्यू चैप्टर है आपके लिए, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। हेडिंग लगा लो, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। ठीक है, हेडिंग लगा लो, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अच्छे ढंग से आप सीखिए, है ना, इस चीज को आखिर ये है क्या। देखो बेटा, जो त्रिकोणमिति है उसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, गॉन का मतलब क्या होता है, भुजा,
और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। तो गणित की एक ऐसी शाखा, ठीक है, जिसमें हम 3 भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम उनके कोणों, भुजाओं के विभिन्न अनुपातों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का देखो लिखा भी है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं, कोणों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट जो संबंध होते हैं उसको अध्ययन किया जाता है। अब देखो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का त्रिभुज आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है, बता सकते हो? तो अब ध्यान से देखो, तो यह त्रिभुज ठीक है, यह त्रिभुज एक कोण बना के रखा हुआ है जिसका नाम है 90 डिग्री। तो जब एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण पाया जाए तो उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज देख रहे हो यह क्या है? समकोण त्रिभुज है बेटा, ठीक है। और जानते हो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हम लोग समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं अक्सर। अब देखो यहाँ पर एक स्तंभ है ना, एक खंभा है इस तरीके से। अगर इसकी ऊंचाई बतानी होगी तो क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। कैसे? त्रिकोणमिति का उपयोग करके। मान लो तुम यहाँ से देखोगे तो देखने पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसकी जो ये ऊंचाई है हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे। त्रिकोणमिति का और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? देखो बेटा, अगर कोई भवन है, भवन मतलब कोई घर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने में। पनडुब्बी है, पनडुब्बी समुद्र के अंदर है ना, तैरती है, याद करो। तो उस पनडुब्बी की गहराई निकालने में भी त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। सीढ़ियों की लंबाई ज्ञात करने में, मान लो ऐसे दीवार है और इस दीवार से कोई सीढ़ी लगा के तुमने ऐसे रखी हुई है, तो इस सीढ़ी की लंबाई भी हम लोग निकाल सकते हैं। जमीन से कोई ऊपर है ना हवाई जहाज उड़ रही हो तो उसकी ऊंचाई भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और सीखो। जैसे ये मैंने अभी कहा कि ये समकोण त्रिभुज है, अभी को मैंने आपको बताया था। जी हाँ बिल्कुल, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में देखो एक कोण है, ये कोण ए। तो कोण ए के जो साथ में ये जो लगी भुजा है ना, जस्ट इसके पास वाली जो भुजा है ये, इसको हम आधार कहते हैं। इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और इस कोण के सामने वाली ये जो भुजा बीसी है, इसको हम लोग लंब या फिर ऊंचाई कहते हैं। और बेटा देखो, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है ना। यस सर। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम हमेशा कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ये जो मैंने चित्र बनाया है इसको नोट कर लो। लंब, कर्ण, आधार, नोट करो। उम्मीद है आपने नोट कर लिया हो। अब देखो कर्ण के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है कि जो कर्ण होता है उसको एच से दिखाते हैं। एच क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जो कर्ण होता है उसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस ही तो बोलते हैं।
कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस ही तो बोलते हैं। तो इस कर्ण का जो एच है वो यहाँ पे उठा लिया गया, ऐसे रख दिया गया। जो कर्ण होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। जो कर्ण है, ठीक है, वो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज में। और कर्ण को हमेशा एच से दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आधार के बारे में बात करें तो याद करो, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते थे ना, बेस। तो इस बेस का बी देखो उठा करके यहाँ रखा हुआ है, बी मतलब बेस, ठीक है। इसको बी से दिखाते हैं, ये आधार है। और लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को किससे दिखाएंगे? परपेंडिकुलर को पी से दिखाएंगे, देखो दिखाया भी गया है पी से। तो हम लोगों ने तीन चीजें सीखी, ठीक है। क्या क्या? हमने लंब सीख लिया, हमने आधार सीख लिया, और हमने कर्ण भी सीख लिया। मान लो इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर मैं तुमसे बोलूं ए सी, ए बी और बी सी, ठीक है। ओके सर। तो बताओ ए सी को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे कि आधार बोलेंगे? बताओ। आधार। ए सी को क्या बोलेंगे? बताओ बेटा, ए सी को क्या बोलेंगे? कर्ण। एकदम सही जवाब। ए सी को हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और कर्ण को हम दिखाते हैं एच से। चलो ए बी को बताओ क्या बोलेंगे? ए बी। आधार। वेरी गुड बेटा, ठीक है। ए बी को हम लोग आधार बोलेंगे, और आधार को हम लोग बी से दिखाते हैं। चलो बताओ बी सी को क्या बोलेंगे? लंब। वेरी गुड, बी सी को हम लोग लंब बोलेंगे, और यहाँ पर लंब को किससे दिखाया जाता है? पी से दिखाया जाता है। लेकिन जानते हो, एक बात याद रखने लायक है कि ये जो सारी चीजें आपने बताया, ये कोण ए के रिस्पेक्ट में बताया। अगर हम चेंज कर दें सिनेरियो, सिनेरियो चेंज करने का मतलब ये है कि अब कोण ए ना हो करके कोण सी के बारे में बात करें। देखो यार, थोड़ी चीजें हैं आपको जाननी चाहिए, थोड़ा जानो आप। जानते हो कोण बदलने पे लंब और आधार बदल जाता है। मान लो कोण सी यहाँ है ना, अब कोण सी के लिए लंब पूछें, तो जानते हो जो लंब होता है वो उस कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है? ये भुजा ए बी। तो अब यह लंब का काम करेगी किस कोण के लिए? तो कोण सी के लिए। तो आधार कौन सा होगा? तो इससे लगी वाली भुजा ये बी सी, अब ये आधार का काम करेगी। तो ये जो संलग्न भुजा होती है ना, ये आधार है। अब आप कहोगे सर ये संलग्न का मतलब क्या होता है? संलग्न का मतलब होता है जो साथ में लगी हुई है। तो कोण सी के साथ में कौन लगी है? भुजा बीसी ना। जो भुजा बीसी है वो संलग्न भुजा है कोण सी के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आधार कहेंगे। आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, सर ये तो उल्टा हो रहा है, लेकिन उल्टा नहीं है, सब कुछ सही है बेटा। कोण सी के लिए ए बी क्या होगा? तो ए बी के देखो सम्मुख है, एक वर्ड है सम्मुख। सम्मुख मतलब होता है सामने वाली। तो कोण सी के रिस्पेक्ट में सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी, और ए बी क्या होगी यहाँ पे? लंब होगी। लेकिन अगर इसी डायग्राम को थोड़ा बदल दें हम, बदलने का मतलब क्या है कि जो कोण है वो सी न लेकर के कोण ए को लेने हैं। तो इनके सम्मुख वाली भुजा कौन सी होगी? अब बी सी,
और इसलिए अब यह क्या काम करेगा, अब यह लंब का काम करेगा। और इसके संलग्न भुजा कौन सी है, देखो ये ए बी संलग्न भुजा हो जाएगी। संलग्न भुजा जो साथ में लगा हुआ है कोड़े के, तो संलग्न भुजा आधार वाली होती है। एकदम रट लो बेटा कि संलग्न भुजा है तो आधार होगी, और अगर सम्मुख भुजा है तो वो लंब होगी। सम्मुख मतलब सामने, संलग्न मतलब साथ में लगी हुई। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो तुम लोग? बेटा अंतर समझ पा रहे हो दोनों आकृतियों में? चलो अब यहाँ पे देखो, पूछा है तुमसे क्वेश्चन कि कोण सी के लिए लंब बताइए। तो कोण सी के लिए लंब कौन होगा बताओ? ए बी होगा कि बी सी होगा, बताना जरा। कोण सी के लिए लंब कौन होगा, ए बी की बी सी? तो लंब का मतलब होता है सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब सामने, तो कोण सी के सामने कौन है, ए बी। तो ए बी वाली भुजा आपकी लंब होगी। कोण सी के लिए आधार, कोण सी के लिए आधार जो संलग्न भुजा है, और संलग्न भुजा यहाँ पे कौन सी है, बी सी, है ना। देखो अंतर समझो बेटा, सम्मुख मतलब बार 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 बोल रहा हूँ, सम्मुख मतलब सामने वाली, और सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, हमेशा। और संलग्न भुजा हमेशा आधार होती है, हमेशा। कहीं नोट करके लिख लो कि संलग्न मतलब आधार होगा, सम्मुख मतलब लंब होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर बताओ। पूछा है कि कर्ण कौन सा वाला होगा। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों बच्चों का सही है। तीन बच्चों का आंसर आया, तीनों बच्चों का सही है। वाह, वेरी गुड। पांच बच्चों का सही है। बेटा 10 सेकेंड और, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। आंसर करो। आपको कर्ण का मान बताना, ठीक है। अब ध्यान दो, जो कर्ण होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, एलन ही तो है, एलन। बी वाला टिक करना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
इस सवाल में देखो लिखा है ना कि कोण P, देखो कोण P यहाँ पे है, इस कोण P की सम्मुख भुजा, देखो कोण P की सम्मुख भुजा पूछी जा रही है। चलो बताओ। कोण P की सम्मुख भुजा, मैंने पूरा बताया है अभी सम्मुख क्या होता है, संलग्न क्या होता है। आंसर करो बेटा, आपको सम्मुख भुजा बतानी है। सम्मुख लगता है तुम लोग भूल गए क्या? सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा। कोण P के सामने कौन सी भुजा है बताओ? लगता है आप लोग भूल गए। सम्मुख का मतलब हमने क्या सिखाया था? सम्मुख मतलब सामने वाली। संलग्न का मतलब क्या सिखाया था? संलग्न का मतलब जो साथ में लगी हुई है। कार्ड देखो, कार्ड कभी बदलता नहीं है, कार्ड तो सेम ही रहता है। लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, आपसे पूछा था कि कोण P की सम्मुख भुजा, तो कोण P की सम्मुख भुजा बेटा, ये जो भुजा आप देख रहे हो RQ, आखिर यही तो सम्मुख भुजा होगी। RQ कहाँ पे है? C वाले में। तो B गलत, A गलत है, D गलत है, C होगा, है ना। सम्मुख मतलब सामने। चलो अब इस बार संलग्न पूछ लिया, ध्यान देना बेटा। पहले सम्मुख पूछा था, अब संलग्न पूछ लिया। आंसर करो, किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये भी देख लो ठीक है, नहीं तो गलती कर दोगे। कोण Z के रिस्पेक्ट में, कोण Z कहाँ है, देखो कोण Z यहाँ है, तो कोण Z के रिस्पेक्ट में आपको बताना है संलग्न। फिर से गलत करोगे क्या आप लोग? अरे कोण Z के रिस्पेक्ट में संलग्न बताना है, ठीक है। चलिए कोशिश करिए, दो बच्चों का सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। वेरी गुड, तीन बच्चों का सही है। सर मेरे वाले में वोट नहीं दिखा रहा। अब देखो जरा, अब हो गया सर। ओके, चार बच्चों वाला सही है। लास्ट के 10 सेकेंड और फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। ठीक है, तब बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, संलग्न पूछा है ना, संलग्न मतलब जो साथ में लगी हुई है, तो कोण Z के साथ में कौन सी लगी है? हाँ ये YZ, है ना, YZ। तो B वाला ठीक करना था, ओके।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ लो।